मेरी जो कि फ़्लाइट जो थी वो मुल्तान एयरपोर्ट से थी, तो वहाँ पे जब मैं आया तो मुझे FIA वालों ने रोका। इलीगल जो है वो इटली में चले गए कुछ, फिर मेरे साथ जो थे वो 15-16 रह गए। लेकिन मेरा स्केड्यूल जो था वो यूँ था कि 2 दिन मेरा काम होता था और 2 दिन मुझे छुट्टी होती थी। 2 दिन काम होता था, 2 दिन छुट्टी, तो पूरे महीने में मेरा 14 डेज़ जो थे वो वर्किंग हो। इस तरीके से तकरीबन मेरा 5000 प्लस जो है वो चला जाता था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग में जो हमारे साथ उमर भाई थे, उन्हीं से हम उनके जॉब के बारे में पूछे कि इंटरव्यू तो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा हुआ था। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर उनके क्या हालात थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई, मेरा थोड़ा सा चूँकि बाकी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनसे काफ़ी हद तक मेरा डिफरेंट था। मेरा इंटरव्यू भी डिफरेंट था और मेरा आना भी डिफरेंट था और मेरा यहाँ पे जॉब की भी रिलेटेड चीज़ें डिफरेंट थी बाकी लोगों से। काफ़ी हद तक मेरा डिफरेंट है, ठीक हो ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली तो बात यह है कि मैं चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई था और मैं छुट्टी पे था और मैंने बाकायदा तमाम एफिडेविट्स, तमाम डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट की थी, लीगल प्रोसेस कंप्लीट किया था। मैंने बाकायदा तौर पे अपना पासपोर्ट सरकारी NOC पे बनवाया। उसके बाद मैंने बाकायदा तौर पे एक्स पाकिस्तान लीव की मंजूरी ली गवर्नमेंट से, अपनी डिपार्टमेंट से। उसके बाद फिर मैंने जो है वो बाकायदा तौर पर बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए वज़ारत दाखिला से NOC जारी करवाई। ये तमाम डॉक्यूमेंटेशंस मैंने कंप्लीट की हैं। फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट से बाकायदा तौर पे अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से जो है वो उनके लेटर पैड बाकायदा उसकी भी मैंने एक तस्दीक जो है वो जारी करवाई। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास ओरिजिनल चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, उसके साथ मैंने सफ़र किया। तो मुझे चूँकि जो बैनुल-अक़वामी जो है सफ़र और ये सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद मुझे कुछ चीज़ों का इल्म नहीं था। तो मैं जब मेरी जो कि फ़्लाइट जो थी वो मुल्तान एयरपोर्ट से थी, तो वहाँ पे जब मैं आया तो मुझे FIA वालों ने रोका। उन्होंने कहा जी आप मेरा वर्क परमिट उन्होंने देखा, मेरा जो है वो वीज़ा देखा, उसकी वेरिफिकेशन की, उन्होंने चेक किया सारी चीज़ें, मेरा ID कार्ड चेक किया, मेरा पासपोर्ट चेक किया, मेरी सारी चीज़ें चेक की। तो चूँकि सारी चीज़ें मैंने लीगल की हुई थी, इसके बावजूद उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने कहा जी वो आप तो नहीं जा सकते। अच्छा, तो मैंने उन्हें पूछा कि जी कैसे नहीं जा सकते, मेरे पास है ये सारी चीज़ें, मैंने एक चीज़ भी दी, दूसरी भी, तीसरी, जैसे तमाम चीज़ें दी। इसके बावजूद वो कहते हैं कि जी आप नहीं जा सकते क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप विज़िट पे जा सकते हैं, वर्क परमिट पे नहीं जा सकते। सही। तो बहरहाल मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई। मैंने कहा मुझे पता नहीं था, तो बहरहाल मैं जो है अब आ गया हूँ, तो आप मेहरबानी करें। बहरहाल उनकी मेहरबानी थी, तो उन्होंने चलो मुझे आने दिया, मैं आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो मेरा कंपनी का वीज़ा था वो चाइना कंपनी का था। हाँ, मेरे से पहले जो लोग थे वो आए हुए थे तकरीबन अच्छा, आपको कंपनी ने रिसीव किया था? जी बिल्कुल, मैं अभी वहाँ नहीं पहुँचा। अच्छा, वहाँ से जब मैं आया, हाँ, तो मुल्तान एयरपोर्ट से था 5 घंटे मेरी दुबई में स्टे थी। अच्छा, और दुबई एयरपोर्ट पे भी मेरे साथ 3 लोग और थे, हम 4 लड़के थे। अच्छा, तो दुबई स्टे के बाद हम बिलाखिर हम पहुँचे बुखारेस्ट में। तो बुखारेस्ट में हमें चूँकि बताया गया था कि ये आपने कंपनी का नंबर देना है और फिर वो उस पर फ़ोन करेंगे और फिर हम जो लोग आएंगे। तो बाकायदा तौर पे हमें जो ही हमने अपना पासपोर्ट वगैरह सारा अपने यहाँ पे चेकिंग वगैरह करवाई, तो हमें इन साइड बैठा दिया गया। और फिर हमने उनको, वो जब फ़ारिग हुए बाकी लोगों से, तो फिर हमारे पास आए इमिग्रेशन वाले, सॉरी FIA वाले, एयरपोर्ट का अमला। तो उन्होंने में से एक ऑफिसर था, तो उन्होंने कहा जी हाँ आप अपना बताएं, अपना किस पे आपने किधर जाना और क्या सिस्टम है। तो हमने नंबर दिया गया, तो उस पर उन्होंने कांटेक्ट किया। तो हमारे बिल्कुल हमारे जो हमारे थे शाह साहब, वो भी, और हमारे कंपनी का बॉस जो था वो भी, दोनों आए हुए थे बाहर रिसीव करने के लिए। तो बाकायदा तौर पर उन्होंने हमें विदिन नो टाइम 1 मिनट के अंदर एग्जिट कर दिया, हम बाहर आ गए। उन्होंने हमें बड़े ऑनरेबल तरीके से रिसीव किया और हमें अपनी पर्सनल गाड़ी में बैठा के विद हमारा सामान जितना भी था हम लोगों को वहाँ पे रिहाइश पे ले आए, कंपनी की रिहाइश पे। तो वहाँ पे हम आ गए। अब मेरे से पहले जो है वो कुछ लोग मेरे से पहले आ गए थे, कुछ मेरे साथ आए, कुछ मेरे बाद आए। तो टोटली तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 25 लोग थे हम जो चाइना कंपनी में थे। अच्छा, तो कुछ पहले निकल गए, इलीगल जो है वो इटली में चले गए कुछ, फिर मेरे साथ जो थे वो 15-16 रह गए। तो एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद जो मैं 5 सितंबर को आया था 2022 में, उसमें तो जो है वो मेरे साथ जो लड़के थे 15-16, वो फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद जो है उन्होंने तैयारी पकड़ी और वो सारे चले गए। मैं जॉब पे था, कंपनी में 8-12 घंटे की शिफ्ट होती थी। अच्छा, तो कुछ लोग चले गए और जो 3 लोग थे वो जब मैं छुट्टी करके 8 बजे, तो वो कमरे के अंदर मौजूद थे अपने अपने कमरे में। तो मैं जब आया तो वो तैयार थे, निकलने की तैयारी में थे। तो वो भी अल्लाह करे तो मगरिब के बाद निकल गए थे। तो वो इस तरीके से चले गए। तो मैं पूरी रिहाइश में, पूरी कंपनी में वाहिद फार्मर था पाकिस्तानी जो वहाँ बच गया था। अच्छा, तो फिर कंपनी ने मुझे शुरू में तो काफ़ी मुझसे वेल्डिंग का काम करवाया और उसके साथ पेंट वगैरह का, रंग पेंट का काम करवाया, एक्सटर्नल काम करवाया, इंटरनल काम करवाया, सारे काम किए। उनको ये था कि अगर इसने भी जाना तो ये चला जाए। बहरहाल मैं रूटीन में लगा रहा अपना काम।
और फिर करते करते फिर उन्होंने 1-2 महीने के बाद मुझे मशीन ऑपरेटर बना दिया। ये शॉपिंग बैग बनाती थी मेरी कंपनी, रिसाइकलिंग की कंपनी। अच्छा। तो मैं मशीन ऑपरेटर बन गया हफ्ते के अंदर अंदर। फिर मैंने अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 7 से 8 महीने वहाँ उस कंपनी में काम किया। अच्छा। सैलरी पैकेज जो है वो मुझे अप्रोक्सीमेटली 2500 ये दे रहे थे, 500 रुपया खाने का दे रहे थे। लेकिन मेरा स्केड्यूल जो था वो यूँ था कि 2 दिन मेरा काम होता था और 2 दिन मुझे छुट्टी होती थी। 2 दिन काम अच्छा। होता था, 2 दिन छुट्टी। तो पूरे महीने में मेरा 14 डेज जो थे वो वर्किंग आवर्स थे। 168 आवर्स जो थे वो तकरीबन बन जाते थे। तो कितनी सैलरी वाली होती? सैलरी मेरी 2500 प्लस 500 जो है वो खाने के मुझे लादा देते थे, क्योंकि उनका मैनुअल सिस्टम था, वो बैंक का सिस्टम नहीं था। अच्छा। तो वो जो 2 दिन काम करता था तो 2 दिन मुझे छुट्टी होती थी, तो छुट्टी में जो है मैं फिर ओवर टाइम करता था। अच्छा। तो इस तरीके से तकरीबन मेरा 5000 प्लस जो है वो चला जाता था। अच्छा। इतनी हो जाती थी मेरी। और 7-8 महीने तकरीबन मैंने काम किया। तो फिर चूँकि रिसाइकलिंग कंपनी थी, ड्यू टू पोल्यूशन प्रॉब्लम और ड्यू टू टैक्स और सम अदर प्रॉब्लम्स की वजह से वो मेरी कंपनी बैन हो गई। अच्छा। तो कंपनी का बॉस मेरे साथ बहुत अच्छा था, कंपनी की पूरी फैमिली बहुत अच्छी थी, मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव थी। और उस कंपनी ने के साथ मैंने अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ कोशिश की अपनी तरफ से। तो कंपनी ने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया कि कंपनी जब बंद हो गई तो कंपनी ने जो बंदा मुझे यहाँ पाकिस्तान से लेके यहाँ आया था, उस बंदे के साथ कंपनी रब्ता करती है कि इस बंदे को, आपके जितने बंदे थे वो सारे के सारे चले गए और सिर्फ एक बंदा बच गया था, इस बंदे का जो है वो किसी और कंपनी में जॉब लगवाएं इसको। अच्छा। जितना भी टाइम लगे, जब तक आप काम लगवाते तब तक हम इसको अकोमोडेट करेंगे। अच्छा। तो मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत वरीड था कि अब तो मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मैंने फ़ौरन ऑफिस में आकर रब्ता किया कि मुझे तो अभी भी पता चला कि आपकी कंपनी या मैं जिसमें काम कर रहा हूँ अभी तो ये तो बंद हो गया, तो अभी मेरा क्या फ्यूचर है। मैं तो इसको तो बड़ा टाइम लग जाएगा दोबारा वर्क परमिट का इशू करवाना और काम चेंज करवाना, ढूंढना। तो कंपनी ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से कहा कि नहीं, आप बिल्कुल भी रिलैक्स रहें, आपको 6 महीने भी लग जाए किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए, जिस दिन आपने कहना है कि मैंने सुबह दूसरी जगह पे काम करने के लिए जाना है, तो उस दिन रात को आपको छोड़ के आएंगे, तब तक हम आपको सैलरी भी देंगे और खाने के पैसे भी देंगे, रिहाइश भी देंगे, उसके अलावा भी जो हमसे सपोर्ट होगी वो हम करेंगे, तो आप रिलैक्स हैं। तो फिर है दूसरे दिन ही मैंने वो अप्लाई कर दिया, हो गया मेरा दूसरी कंपनी में, जिसमें मैं अभी करंट कंपनी में काम कर रहा हूँ इसमें। तो मेरा यानी कि 13 मार्च को जो है वो मेरा NOC जारी हुआ उस कंपनी से, और 30 अप्रैल को जो है वो मेरा नया वर्क परमिट जारी हुआ था। तो आप मुझे ये बताइए कि जब अगर उस कंपनी ने वो कंपनी बैन हो गई थी तो फिर वो आपको NOC दे सकती है और रिजाइन और रिलीज लेटर दे सकती है, जिसकी वजह से आपको दूसरी कंपनी जॉब देती है? बिल्कुल, कंपनी ने NOC तो दिया। इवन के कंपनी ने ये कहा कि कंपनी ने खुद रब्ता किया उस बंदे के साथ जो मुझे लेके आई थी इस कंपनी में, उससे कि इस बंदे का काम हमारे पास बहुत अच्छा है और हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि हम तो अच्छा। ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी कंपनी बंद होगी आप चले जाओ, अच्छा। बट हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बंदे को कहीं काम लगवाएं। अच्छा। और जब तक आप काम लगवाते हो उस वक्त तक हम इसको अकोमोडेट करेंगे, हमारे पास काम है या नहीं है। अच्छा। तो कंपनी ने फिर मुझे ना सिर्फ NOC दी, बल्कि उस बंदे ने कहा कि आप अपनी NOC पे ये अल्फाज लिखें, अच्छा। ये तहरीर लिखें। तो अच्छा। कंपनी ने कहा कि जिस तरह की आप तहरीर चाहते हैं हम उस तरह की तहरीर लिखते हैं। अच्छा। और उन्होंने NOC में उस तरह की तहरीर लिखी जिस तरह के उस बंदे ने कहा कि हमें ये रिक्वायर्ड है। तो अच्छा। इस तरह उन्होंने मुझे 13 मार्च को जो है वो NOC जारी की, और फिर जो है वो 30 अप्रैल को मैंने जो है वो मेरा वर्क परमिट जारी हुआ। और फिर मुझे 8 मई को दोबारा मुझे बताया गया कि आप 9 मई से आप जो है उस कंपनी को ज्वाइन करें। तो मैं 8 मई को रात को यानी कि उस कंपनी से मैंने छोड़ा, और उस कंपनी के बॉस ने अपनी ज़ाती गाड़ी पे मुझे जो है वो पूरे सामान के साथ, पूरे इज़्ज़त आबरू के साथ मुझे उन्होंने अच्छा पैकेज भी दिया, 3-4 हज़ार रुपये लीव मुझे दिए, और फिर मुझे यहाँ बड़े ऑनरेबल तरीके से इस रहाश पे जो है वो कंपनी की इस रहाश पे छोड़ के गए। अच्छा। और आज तक उस कंपनी का मुझसे रब्ता है, मुझसे रब्ता करते रहते हैं, मेरा हाल हवाल पूछते रहते हैं। और मुझे अभी चंद ही दिन पहले पता चला कि वो कंपनी बहाल भी हो गया, वो मुझे अच्छा। दोबारा कॉल भी कर रहे हैं। तो अच्छा। मैंने कहा कि मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे आया हूँ 6 महीने में, तो अच्छा नहीं लगता कि इस तरह मैं चेंज करूँ, तो मैं अभी यहाँ सेटिस्फाइड भी हूँ। अच्छा। तो इस तरह जो है तो कंपनी ने मेरे साथ जो- अगर आपकी कंपनी ने मतलब आपकी कंपनी बैन हो गई थी माशाल्लाह, आपको तो दूसरी जगह जॉब मिल गई, अगर किसी और कोई और बंदा है अगर उसकी कंपनी ऐसे बैन हो जाती तो वो भी, अगर उसकी कंपनी उसको सपोर्ट ना करे फिर वो क्या करे, इसका बारे में कुछ इसमें पता है दो आपको? चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि हमें बड़े अफसोस के साथ ये बात कहने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि हम पाकिस्तान वाले लोग जो हैं वो अपनी कंट्री का जो इमेज वो ख़राब करते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे उस पर इमेज ख़राब हो जाता है। जब वो लड़के चले गए, ज़ाहिर है कुछ लोगों की अप्रोच थी, कुछ लोगों की ख्वाहिश थी, कुछ लोगों का आगे था सिस्टम था, जो भी था, या मसाइल थे, मजबूरियाँ थी, अल्लाह ताला उन सब को भी कामयाब करे, हमारी दुआएं हैं उनके साथ। तो ये है कि जब वो चले गए
तो कंपनी को बड़ा धचका लगा, इतने 20-25 लोगों की उन्होंने हाशियाँ बनाई, मशीनें खरीदी और काफ़ी एक्सपेंडिचर किए। तो कंपनी कहती है कि हमने इतना एक्सपेंडिचर इन लोगों के लिए किए, सारे इंतजाम उनके लिए किए और हमारे पास 1 महीना भी नहीं रुके, कम से कम 1 साल रहते, कम से कम 6 महीने रहते, कम से कम चलो अगर काम अच्छा ना करते तब भी कंपनी कहती कि चलो हमने निकाल दिया है, या रिज़ाइन करके जाते, किसी तरीके के साथ जाते तो हमें उस हद तक ना होता। तो इवन के कंपनी ने ये कहा था, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का बंदा आया इसके बाद हमने नहीं लेना। तो फिर अच्छा। मेरी वो 7 या 8 महीने की जो प्रोग्रेस थी उसकी बुनियाद पे उन्होंने फिर भी कहा कि मैंने उनकी इस तरह रूटीन उनकी बनाई, उनका माइंडसेट इस तरह हुआ कि आज भी वो मुझे कहते हैं कि मुझे बंदे भी चाहिए। तो यानी कि उनका वो खोया हुआ मुकाम जो है वो उसको बहाल करने के लिए मैंने जो मुझसे हो सका मैंने किया है, और आज भी वो कंपनी कहती है कि हमें बंदे भी चाहिए, आप भी चाहिए। तो जैसे की बात है, मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ, मैं यहाँ पे खुश हूँ, निज़ाम चल रहा है। तो यही मैं पूछ रहा था कि आपसे कि मतलब अगर किसी और के साथ ऐसा होता है, अगर उसकी कंपनी उसको सपोर्ट नहीं करती, इसके बारे में फिर मैं ये आपके है कि पास। अगर कंपनी सपोर्ट नहीं करती तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि अमूमन ये होता है कि चूँकि फ़िलहाल जो कि शेंजन अभी तो उसकी नई कानून साजी हो रही है, तो वो तो आगे वो करेंगे हमारे लिए क्या, फॉरनर्स के लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कंट्री, ये तो आगे की बात है। लेकिन जो प्रीवियस उनका लॉ चल रहा है उसके मुताबिक ये होता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आते हैं तो अगर 1 साल के एग्रीमेंट से पहले जो है वो कंपनी बंद हो जाती है या वो NOC नहीं देती या आप छोड़ देते हैं, कोई भी वजह होती है, तो फिर उसके लिए मुश्किल होता है। चूँकि नई जगह पे आप जाते हैं, कुछ कंपनीज जो है वो NOC या रिलीज़ पेपर की डिमांड करते हैं, कुछ नहीं भी करते। सही। लेकिन इसके बावजूद इमिग्रेशन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ज़रूरी चाहिए होती है, जिसके जैसा कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी मुझे रिक्वायर था, तो वो मैंने यहाँ से बनवाया। तो वो भी ये भी बड़ा एक नॉलेज की बात है कि पाकिस्तान के अंदर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना हो तो वो बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी उसको ट्रबल्स आती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपना कार्ड लेके गया वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर, तो उन्होंने मेरा कार्ड लिया और विद इन नो टाइम, आधे मिनट के अंदर अंदर जो फॉर्मेट उनके पास बना हुआ था और मुझे उन्होंने प्रिंट करके दे दिया विदाउट एनी फीस। सही। तो वो मैंने साथ लगाया और मैं NOC लगाई साथ, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो थी, तो मेरा वर्क परमिट जो है वो सबमिट हो गया इमिग्रेशन के अंदर, तो मेरा जल्दी जो है वो जारी हो गया था। सही। तो ये है कि लीगल प्रोसेस के साथ कोई भी एक्टिविटी करें तो यकीनन वो ज़ाब्ते के अंदर, कानून के अंदर रहते हुए बंदा फैसिलिटेट हो जाता है। तो बाकी है कि बिल्कुल मसाइल हैं अभी, बेसिकली इनिशियल में मसाइल होते हैं कि अगर कंपनी NOC ना दे, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करे और रिलीज पेपर ना दे, तो फिर दूसरी कंपनी भी डिमांड करे तो फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे तो इसके लिए जो है वो उसके कंपनीज डिमांड नहीं भी करती, तो वहाँ पे चल जाओ। तो जैसा कि इन भाई ने बताया कि इनकी कंपनी बैन हो गई थी, कि कंपनी ने इनको सपोर्ट किया, इनको इजीली दूसरी जगह जॉब मिल गई। तो आज के व्लॉग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।